मेरा नाम ऋतिक है। मेरी उम्र 30 साल है, लेकिन अभी तक मेरी जिंदगी का कोई सर पैर नहीं था। मेरी उम्र में तो लड़के दो दो बच्चों के बाप बन जाते हैं, लेकिन अभी तक मेरी जिंदगी ही कहीं सेट नहीं हुई थी। जितने भी मेरे दोस्त और मिलने वाले थे, वो सब शादीशुदा थे और अब उनके बच्चे भी थे। मगर मैं इन सब के बीच में ऐसा ही रह गया था। कभी कभी तो मैं अपनी किस्मत पर बहुत हैरान होता कि ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा था। यह सब कुछ क्या था? मेरी मम्मी का देहांत हो गया था। पापा ने मेरी मम्मी से दूसरी शादी की थी, जबकि मेरी मम्मी की भी मेरे पापा से दूसरी शादी थी। पापा से पहले भी किसी और से उनकी पहली शादी हो चुकी थी। इनके पति ने उन्हें तलाक दे दी थी और उनका एक बेटा भी था। जब उनकी शादी पापा से हुई और वो विदा होकर इस घर में आई तो उन्होंने पापा से कहा कि वह अपने पहले बेटे को भी अपने साथ लाना चाहती हैं। मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान थे, इसलिए उन्होंने इनकार नहीं किया। वो एक माँ को उसके बच्चे से अलग नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मेरी मम्मी के पहले बेटे को खुशी खुशी कबूल कर लिया और उसे अपना बेटा बना लिया। उनकी शादी के 1 साल बाद मैं उनकी जिंदगी में आया था। मेरे पापा ने कभी भी मुझ में और मेरे दूसरे भाई में फर्क नहीं किया था। उन्होंने हमेशा हम दोनों को एक जैसी मोहब्बत दी थी और मेरे बड़े भाई को भी अपना सगा बेटा समझकर ही उसकी परवरिश की थी और इसकी सारी जिम्मेदारी उठाई। हम दोनों भाइयों में भी बहुत मोहब्बत थी और मेरी मम्मी इस मोहब्बत को देखकर बहुत खुश और इत्मीनान रहती थी। मेरे पापा का अपना कपड़े का कारोबार था, जिसकी वजह से हमारे घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। न सिर्फ मेरे पापा ने मेरी माँ के पहले बेटे की सारी जिम्मेदारियां उठाई थी, बल्कि इसे इस घर का फर्ज समझते हुए इसे वो ही अहमियत दी थी जो किसी भी घर के बड़े बेटे की होनी चाहिए। यही वजह थी कि कभी भी किसी को इस बात का इल्म नहीं हुआ था कि हम दोनों सगे भाई नहीं थे। कोई भी हमें देखता तो वो यही समझता था कि हम दोनों सगे भाई हैं और हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। मेरे बड़े भाई ने हमेशा मेरा ख्याल रखा था और बड़े भाई होने का फर्ज निभाया था। मुझे पढ़ाई लिखाई का शौक था, जबकि बड़े भाई ने 10 तक पास की थी। इसे भी मेरी ही तरह पढ़ने लिखने का बेहद शौक था। मेरे पापा ने इसे आगे पढ़ाने का वादा भी किया, लेकिन जब उसने 10वीं का इम्तिहान पास किया तो अचानक से मेरे पापा को दिल का दौरा पड़ा और वह हमें अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। पापा के चले जाने के बाद हम तीनों अकेले रह गए थे। ऐसे में मेरा बड़ा भाई वही था जो सब कुछ संभाल सकता था। सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर आ गई। उस वक्त मैं सिर्फ 8 साल का था। स्कूल जाता था, जबकि मेरा भाई वह 16 साल का था। उसने 10वीं पास की हुई थी। बड़े होने के नाते सारी जिम्मेदारी अब उसी को संभालनी थी और उसने भी बड़े होने का सबूत दिया था। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और पापा के बाद सारा बोझ अपने कंधों पर उठा लिया। कारोबार को मेरा भाई ही संभालता था। उसने इस घर की और मेरी मम्मी की जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरीके से संभालनी शुरू की। उसकी अपनी ख्वाहिश अधूरी रह गई थी, लेकिन वो मेरी ख्वाहिश को हर हाल में पूरा करना चाहता था। उसने न सिर्फ बड़े भाई का फर्ज निभाया था, बल्कि इसने मेरे पापा की तरह हमेशा मेरी हर फरमाइश को पूरा किया था। यहाँ तक कि उसने मुझे कभी भी अपने साथ काम पर जाने का नहीं कहा था। न ही उसने कभी मेरे ऊपर घर की कोई जिम्मेदारी डाली थी। सारे बोझ वो खुद उठाता था, जबकि मैं अपनी पढ़ाई पर सारा ध्यान देता। जिस वक्त कॉलेज जाने लगा, उस वक्त मेरी मम्मी का देहांत हो गया और इस तरह हम दोनों भाई इस दुनिया में अकेले रह गए। मेरी मम्मी अपनी जिंदगी में ही मेरे बड़े भाई की मंगनी अपनी सहेली के बेटी के साथ कर गई थी। मम्मी तो भाई की शादी भी करना चाहती थी, लेकिन भाई ने शादी करने से इनकार किया था। वजह यह थी कि जब तक मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, तब तक वो शादी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने पहले शादी कर ली तो कहीं ऐसा न हो कि वह भाई होने का फर्ज भूल जाए और अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाएं। और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे।
मैंने भी उन्हें बहुत राजी करने की कोशिश की कि वो मेरी फिक्र न करें, वह माँ के कहने पर शादी कर लें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और अब मम्मी इस दुनिया से चली गई थी, तो ऐसे में हम दोनों अकेले रह गए थे। घर में कोई भी नहीं था जो घर को संभाल सके। मैंने भाई को ये कहा कि अब वो शादी कर लें, उन्हें शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि इस घर को किसी की जरूरत है। सब लोगों के समझाने पर आखिरकार भाई शादी के लिए राजी हो गए थे और धूमधाम से हमने भाई की शादी की। उनकी दुल्हन को ब्याह कर घर ले आए। भाभी भी शुरू शुरू में तो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मेरे कपड़े धोना और मुझे खाना बना कर देना, लेकिन धीरे धीरे उनके रवैये में बदलाव आ रही थी जो कि मैं वाजिब तौर पर देख सकता था। अब मेरा इस घर में रहना उन्हें एक बोझ लगता था। मेरे काम करने से वो चिढ़ने लगी थी और छोटी छोटी बात पर गुस्सा करती। इसी वजह से भाई ने बहुत मर्तबा उन्हें डांटा भी था और ये कहा था कि जिस तरह से भाई के काम करना उन पर फर्ज है, इसी तरह से मेरे काम करना फिर उनकी जिम्मेदारी है। अब ऐसा होने लगा था कि अक्सर हमारे घर में झगड़ा रहने लगा। मेरी भाभी मेरे काम करने के लिए तैयार नहीं होती थी और भाई भाभी को इस बात पर डांटते थे और इन पर गुस्सा करते थे कि वह जो कुछ भी कर रही हैं गलत कर रही हैं। मेरी भाभी कहती थी कि भाई मेरी शादी कर दें, मेरी बीवी आकर ही मेरी जिम्मेदारी संभाले, लेकिन भाई अभी मेरी शादी करने के हक में नहीं थे क्योंकि अभी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी और वो अभी से मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं डालना चाहते थे। भाभी को हमेशा इस बात का शिकवा रहता कि इनका पति अकेला काम करता है, कमाता है, जबकि मैं आराम से बैठकर घर पे खाता हूँ। एक तो इनका पति दिन रात कमाता था और मेरी जिम्मेदारी उठा रहा था, दूसरा इन्हें भी मेरी जिम्मेदारी उठानी पड़ती थी। वो ये चाहती थी कि अब मैं शादी कर लूं और अलग हो जाऊं, अपनी बीवी के साथ रहूं, मेरे सारे काम मेरी बीवी किया करे और मैं भी अपने भाई के साथ काम में हाथ बटाया करूं। शायद उनकी बात एक जगह पर सही भी थी, लेकिन मैंने उनसे कुछ वक्त मांगा था ताकि मैं सारी चीज़ों को समझ सकूं और इसके बाद भाई के साथ काम करवाने में उनकी मदद करूंगा। एक तरफ भाभी थी जो मुझे इस घर में अब बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थी, तो दूसरी तरफ भाई थे, वो मुझे यहाँ से भेजने के लिए तैयार नहीं थे। वो मुझसे भाभी की गलतियों की माफ़ी मांगते, उनके रवैये पर शर्मिंदा होते हैं और ये कहते कि मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी भाभी मुझे दोबारा से इस घर से जाने का कभी नहीं कहेंगी, उन्हें अपनी ज़ुबान में समझा देंगे, मगर मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से इन दोनों का घर बर्बाद हो और वह एक दूसरे से अलग हो या फिर दूर हो। मैं उनका घर खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने भाई से कहा कि वह मुझे साथ वाले घर में रहने की इजाज़त दे। मेरे पापा ने अपनी ज़िंदगी में ही 2 घर बनाए थे। एक घर मेरे भाई के लिए था और दूसरा घर उन्होंने मेरे लिए बनाया था क्योंकि हम लोग गरीब नहीं थे। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ था। मेरे पापा ने हम दोनों भाइयों के लिए बहुत कुछ जमा करके रखा हुआ था और अपनी जिंदगी में ही हम दोनों भाइयों के अलग अलग घर बना दिए थे। भाई ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर मैं मजीद इस घर में रहकर उनके लिए मुश्किल नहीं खड़ी करना चाहता था, इसलिए मैं इस घर में आकर रहने लगा जो मेरे पापा ने मेरे लिए बनाया था। इस घर में आकर रहना शुरू किया था और मेरी भाभी पहले की तरह बहुत खुश रहने लगी थी और अब पहले की तरह मेरी फिक्र भी करने लगी थी। खाना बनाकर कभी कभार मेरे घर दे जाती और अब उन्होंने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वह कोई अच्छी सी लड़की देखकर मेरी शादी करवा देंगी। मुझे भी इस बात का पर कोई एतराज नहीं था, शादी तो मुझे करनी ही थी और अब जब मैं अकेला रहने लगा था तो इसलिए शादी करना ज़रूरी हो गया था। मेरी भाभी ने थोड़े ही दिनों में बहुत अच्छी लड़की मेरे लिए तलाश की जो देखने में बहुत खूबसूरत थी। मैंने तो यह फैसला भाई और भाभी दोनों पर छोड़ दिया। मेरे भाई और भाभी ने मेरे लिए लड़की पसंद की थी और मेरी शादी तय कर दी।
थोड़े ही दिनों में मेरी शादी थी। मैं अपनी शादी को लेकर बहुत खुश था। इसी वजह से घर को संभालने वाली कोई आ जाती और मेरी तन्हाई खत्म हो जाती। मैं इस घर में अपने आप को बहुत तनहा महसूस करता था। मुझे मम्मी और भाई की बहुत याद आती थी, लेकिन मैं अपने भाई के घर वापस भी नहीं जाता था, क्योंकि वापस जाकर मैं उनके लिए कोई नई मुश्किल नहीं खड़ा करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में मेरी शादी हो गई और मेरी बीवी विदा होकर मेरे घर पर आ गई। सब लोग इस शादी से बहुत खुश थे और सबसे ज्यादा तो मेरी भाभी इस शादी से खुश थी, क्योंकि अब उनको मेरे काम करने से जान छूट गई थी। साथ ही उन्हें मेरे कपड़े धोने न पड़ेंगे, न ही मेरे लिए खाना बनाना पड़ेगा। मैं जानता था कि भाभी दिल की बुरी नहीं है, बस वो ये चाहती थी कि अब मैं अलग हो जाऊं, ताकि वो लोग अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार सकें। इस तरह से मेरी शादी हुई, लेकिन जब सुहाग रात आई तो मेरी बीवी कमरे में मरी हुई मिली। मैं बहुत रोया, क्योंकि मैं अपनी शादी से बहुत खुश था और इस तरह से मेरी बीवी का अचानक मर जाना बहुत अजीब बात थी। हमने सोचा कि हो सकता है कोई वजह होगी। मौत न तो उम्र देखती है और न ही हालात देखती है। शायद इसका इसी तरह से जाना लिखा था और वो चली गई। इस बात को सुनकर सभी लोग परेशान हो गए थे और हैरान भी। मगर थोड़े ही दिनों में यह बात खत्म हो गई। मेरी भाभी वह तो और ज्यादा परेशान हो गई थी। उन्होंने जिस मकसद के लिए मेरी शादी करवाई थी वो तो अधूरा रह गया। मगर उन्होंने भी हिम्मत न हारी और दोबारा से मेरे लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। थोड़े ही दिनों में उन्होंने दोबारा से मेरे लिए एक रिश्ता तलाश कर लिया और दोबारा से मेरी शादी तय हो गई। लेकिन इस बार मैंने यही कहा था कि शादी सादगी से होगी। दोबारा से जब मेरी शादी हुई तो दोबारा से यही वाकया मेरे साथ पेश आया। जब मैं अपने कमरे में गया तो मेरी बीवी कमरे में मरी पड़ी थी। मैं बहुत हैरान था, क्योंकि मेरे घर में तो कोई भी नहीं आता था। इस घर में मेरे अलावा तो कोई भी मौजूद नहीं था। तो फिर इस तरह से मेरी बीवी का अचानक मर जाना, इसके पीछे क्या वजह थी? अभी ये वाकया दूसरी दफा मेरे साथ हुआ था। तो ऐसे में बहुत से लोगों ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए कि मैं खुद अपनी बीवियों को मार देता हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और इस बात की वजह से पुलिस घर आ गई और मुझे गिरफ्तार करके ले गए। मुझे जेल हो गए, क्योंकि इल्जाम सारा मेरे ऊपर आ रहा था। मेरे घर में तो कोई भी नहीं रहता था मेरे अलावा, और इस तरह से दूसरी मर्तबा हुआ था। पहली मर्तबा तो इस बात को यह सोचकर नजरअंदाज कर दिया गया था कि मेरी बीवी की मौत की कोई भी वजह हो सकती है। लेकिन अब दूसरी मर्तबा भी यही हुआ तो सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ गया। सब लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि मैं खुद अपनी बीवियों को मार देता। मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि ये सब कुछ क्या हुआ था। मैंने बहुत लोगों को समझाने की कोशिश की कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन कोई भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। जेल में मौजूद मुझे 2 साल गुजर गए थे। मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए आता था। वो बहुत कोशिश कर रहा था ताकि मुझे जेल से बाहर निकाल सके, लेकिन अभी तक वो इस कोशिश में नाकाम रहा था, क्योंकि यहाँ पर बात 2 लोगों के मरने की थी। ऐसे में इतनी जल्दी में इस केस से आजाद नहीं हो सकता था। जब तक इस बात की असल वजह सामने न आ जाती, तब तक शायद मुझे इसी जेल में ही अपनी सजा काटनी थी। भाई की लाख कोशिशों के बाद भी वो मुझे जेल से रिहा नहीं करवा पाए थे। अब तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी आगे की सारी जिंदगी इसी जेल में गुजर जाएगी। फिर एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि जिस जेल में कैद था वहां पर एक नया ऑफिसर आया। उसे देखकर मैं कैसे नहीं पहचानता, वो मेरा दोस्त था। यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ता था। इसने जब मुझे इस जेल में देखा तो हैरान हुआ, क्योंकि बचपन से ही मेरे अंदर कोई भी बुरी आदत नहीं थी। कभी भी किसी भी मामले में मेरा पुलिस स्टेशन जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। मैं हमेशा से ही सुलझा हुआ और समझदार लड़का रहा था और मेरा सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर रहता था। यहाँ तक कि मैं तो कभी लड़कियों के चक्कर में भी नहीं पड़ा था।
जब उसने मुझे जेल में देखा तो बहुत हैरान हुआ। उसने मुझसे वजह पूछी तो मैंने सारी कहानी उसे बता दी और यही कहा कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो खुद इस बात से हैरान और परेशान था कि मैं जिस लड़की से शादी करता था, शादी की रात ही कैसे मर जाती थी। मेरी बात सुनकर मेरा दोस्त काफी हैरान हुआ। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि वो मेरी मदद करने के लिए तैयार है। वो कुछ कुछ इस कहानी को समझ गया था। इसने मुझसे यह कहा कि वाकया की हकीकत जानने के लिए जरूरी है कि मैं जेल से बाहर निकलूं और तीसरी शादी करूं, क्योंकि इस कहानी में जो राज छुपा है वो राज मेरी शादी से जुड़ा हुआ है और इस राज को जानने के लिए मुझे तीसरी शादी करनी पड़ेगी। इसके बाद ही इसका कोई ना कोई हल निकाला जा सकता है, वरना मेरी सारी जिंदगी इसी तरह से जेल में गुजर जाएगी। मेरे दोस्त ने मुझसे ये कहा था कि वो मेरे लिए इतना कर सकता है कि मुझे कुछ अरसे के लिए इस जेल से रिहाई दिलवा देगा और फिर हमें कैसे भी करके मेरी शादी से जुड़े हुए इस राज को जानना होगा, इस हकीकत को सामने लाना होगा। उसके बाद ही मुकम्मल तौर पर मैं इस केस से आज़ाद हो सकता हूँ। अगर मैं ये सब कुछ करने में कामयाब हो गया तो मेरी सजा खत्म हो जाएगी और मैं बाइज्जत बरी हो जाऊंगा। लेकिन अगर हम लोग इस राज को जानने में नाकाम रहे तो मेरी तीसरी बीवी भी उसी तरह मर गई और किसी को भी इसकी मौत की वजह पता न चली तो फिर सारा इल्जाम मेरे ऊपर ही आएगा। एक तरह से यह कहा जाता है कि मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका दिया जा रहा था, तो यह बात भी गलत नहीं थी। मेरे दोस्त ने मुझसे ये कहा कि मैं किसी से भी इस बात का जिक्र न करूं। मैं अपनी बेगुनाही का सबूत तलाश करने के लिए जेल से रिहा हुआ हूँ, बल्कि मैं बाहर निकलकर सबसे यही कहूँगा कि मैं बेगुनाह साबित हो गया था, इसलिए मुझे रिहा कर दिया गया है। और किसी से भी इस बात का जिक्र न करूं कि मैं तीसरी शादी सिर्फ इस वजह से करने लगा हूं ताकि मैं इस राज को जान सकूं कि आखिर मेरी बीवियों के मरने के पीछे वजह कौन सी थी। बल्कि मैं आम से अंदाज में तीसरी शादी करूं। अपने घर वालों से भी यही कहूंगा कि जो कुछ भी हो चुका वो गुजर चुका है। अब मैं बाइज्जत बरी होकर आ गया हूँ, इसलिए मुझे शादी करनी है और मेरे लिए लड़की तलाश करें। तीसरी शादी मैं दूसरी शादी की तरह सादगी से ही करूँगा, लेकिन इस आम सी शादी में बहुत कुछ खास होगा जो मैं और सिर्फ मेरा दोस्त जानते थे। बाकी कोई भी इस बारे में कुछ नहीं जानता था। मैं जेल से रिहा होकर अपने घर वापस आ गया। मेरा भाई और भाभी मुझे देखकर बहुत खुश हुए थे। भाई ने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी, मगर वह नाकाम हो गए थे, क्योंकि केस ही ऐसा था, किसी की जान गई थी। मुझे अपने घर वापस आए हुए अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि मैंने अपने भाभी से कहा कि वो मेरे लिए दोबारा से लड़की तलाश करें, क्योंकि मुझे शादी करनी है। अब मैं जेल से तो बाइज्जत बरी होकर आ गया हूँ। ऐसे में सारी जिंदगी इस तरह से तो नहीं गुजरेगी। जो कुछ भी हो गया था वो गुजर गया था और शायद किस्मत को यही मंजूर था। इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं थी। भाभी ने तो खुशी खुशी मेरे लिए लड़की तलाश करनी शुरू कर दी। वो तो खुद यही चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन अब शादी होना मुश्किल सी बात थी, क्योंकि सब लोगों को यह बात मालूम हो गई थी कि ये मेरी तीसरी शादी है। इससे पहले दोनों मेरी बीवियां पहली रात ही कमरे में मरी पड़ी मिली थी और मैं जेल भी होकर आया हूँ। ऐसे में सभी लोग मेरे ऊपर ही शक करते थे और कोई भी लड़की नहीं देता था। मैंने सबको यकीन दिलाया कि जो कुछ भी है इसमें मेरी गलती नहीं थी। अगर मेरी गलती होती तो पुलिस वाले कभी भी मुझे इस तरह से रिहा ना करते। मैं रिहा होकर वापस आ गया, इसका मतलब यह है कि मैं बेगुनाह हूँ और जो कुछ भी हुआ था इसमें किसी की भी गलती नहीं। मेरी दोनों पहली बीवियां जो पहली रात में ही मर गई थी, उनकी मौत कुदरती तौर पर हुई थी। इसके पीछे कोई और वजह नहीं है। बड़ी मुश्किलों से मैंने सब लोगों को इस बात का यकीन दिलाया था
और बड़ी मुश्किलों से मुझे एक लड़की मिली थी। वो लोग बहुत गरीब थे और इसके घर वाले ने यही सोचकर इसका रिश्ता तय किया था कि यहाँ पर रहकर वो राज करेगी, अच्छी जिंदगी गुजारेगी और इसके साथ साथ इसके घर वालों को जिंदगी भी थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी। घर मेरा अपना था जो कि मेरे अकेले की मलकियत था, इसलिए वो गरीब लोग अपनी बेटी देने के लिए तैयार हो गए और इस तरह से मेरी तीसरी शादी हो गई। शादी से पहले ही मैंने अपने पूरे घर में अपने दोस्त के कहने पर कैमरा लगवा दिए थे और जैसे ही मेरी शादी हुई थी और मेरी दुल्हन को मेरे घर लाकर मेरे कमरे में बिठाया गया, तो मैंने कमरे में जाने के बजाय एक फकीर को पैसे दिए और उसे ये कहा कि मेरी जगह वो कमरे में जाए और दुल्हन का घूंघट उठाए। वो फकीर भी पैसा लेकर मेरा काम करने के लिए तैयार हो गया। वही मेरी जगह कमरे में गया, जबकि मैं सीसीटीवी कैमरे में अंदर का मंजर देखने लगा। मेरे साथ मेरा दोस्त भी मौजूद था और पुलिस के थोड़े ग्रुप भी मौजूद थे। लेकिन जैसे ही फकीर ने घूंघट उठाया, रूह कांप गई, क्योंकि मेरी दुल्हन तो मरी हुई थी और इसके साथ ही मेरी तीसरी बीवी भी मर चुकी थी। लेकिन इस बार इल्जाम मेरे ऊपर नहीं आ सकता था, क्योंकि शादी के बाद से मैं सारा वक्त अपने दोस्त के साथ और पुलिस वालों के साथ ही था, जो सादा कपड़े पहनकर शादी में जांच के लिए आए थे। किसी को भी इस बारे में पता नहीं था कि ये पुलिस वाले हैं और इसके बाद मैं अपनी बीवी के पास गया ही नहीं था। ऐसे में यह बात तो तय थी कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था और न ही इससे पहले जो कुछ हो चुका था इसमें मेरा कोई हाथ था। वह फकीर तो यह देखकर ही डर गया, वह फौरन वहां से भाग गया। हम भी यही चाहते थे कि वह फकीर अब यहाँ से भाग जाए, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं रही थी। हमारा काम हो चुका था। मुझे इस लड़की का मरने का अफसोस था, लेकिन हकीकत को जानने के लिए ये सारा ड्रामा करना बहुत जरूरी था। इसके बाद हम लोगों ने जो घर में कैमरे लगाए थे उनकी मदद से यह जानने की कोशिश की कि आखिर इस लड़की की मौत की क्या वजह थी। और जैसे जैसे हम लोग सब कुछ देखते जा रहे थे, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ जो मैं देख रहा था वो सच था। उस कैमरे में हर चीज रिकॉर्ड हो गई थी जो कैमरे अपने घर में लगाए थे और ये तजुर्बा हमारा काम कर गया था। मुजरिम खुद ब खुद हमारे सामने आ गया था। मैं जो हमेशा से यही समझता था कि मेरी बीवियां खुद ब खुद मर जाती थीं या इसके पीछे कोई जादू या कोई ऐसी चीज थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। जिस लड़की से मेरी शादी होती थी इसे मार दिया जाता था और इसे मारने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरे अपने ही घर वाले थे, मेरी भाभी थी। मुझे तो अभी तक इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी भाभी जैसे ही मेरी दुल्हन को मेरे कमरे में बैठाती थी, इसके चेहरे पर घूंघट डाल देती थी और इसके साथ ही एक दूध का गिलास इसे पीने के लिए देती, जिससे वो पीती तो फौरन से मेरी भाभी इसके हाथ से गिलास लेकर कमरे से निकल जाती और अपने घर चली जाती। और थोड़ी ही देर बाद जब मैं कमरे में आता और अपनी दुल्हन का घूंघट उठाता तो वो मरी होती। आज भी ऐसा ही हुआ था। शादी के बाद मेरी दुल्हन को भाभी ने कमरे में बिठाया और इसे दूध का गिलास दिया। उस वक्त वो लड़की बिल्कुल ठीक थी, जिंदा थी। उसके बाद मेरी भाभी फौरन छुपकर घर से बाहर निकल गई। इसके बाद वह फकीर मेरे ही कहने पर गया था। इस दौरान ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो मेरी बीवी की मौत की वजह होता। वो इसी जगह घूंघट में बैठी थी जहां उसे मेरी भाभी बिठा कर गई थी। फिर जैसे उस फकीर ने घूंघट उठाया तो वो मर चुकी थी। इसका मतलब यह था कि मेरी भाभी इस दूध में कुछ ऐसा मिलाती थी जो कि मेरी दुल्हन की जान ले लेता था। मगर मुझे अभी तक यह समझ नहीं आई थी कि मेरी भाभी ऐसा क्यों करती थी। वो खुद ही तो मेरी शादी करवाना चाहती थी, खुद ही तो मेरे लिए लड़की तलाश करती थी और कोशिश करती थी जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए।
और मैं अलग हो जाऊं तो वो खुद ही लड़की को मार देती थी। इसके पीछे क्या कहानी थी, अब ये तो वही लोग बता सकते थे, लेकिन असल वजह सामने आ चुकी थी। मेरे दोस्त ने मेरी भाभी को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि मैं बाइज्जत बरी हो चुका था, क्योंकि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। ये सब लोगों को मालूम हो गया था। मेरी भाभी को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने सब कुछ सच सच बता दिया कि इस खेल में वो अकेली शामिल नहीं, बल्कि मेरे भाई भी शामिल हैं। इन लोगों ने ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत किया था। जब मैं इन लोगों के घर में रहता था, उस वक्त मेरी भाभी का अपने पति से लड़ना, झगड़ना और यह कहना कि वो अपने भाई को अलग कर दें, ये सब कुछ उनके ड्रामे का हिस्सा था। हकीकत में मेरी भाभी यह जाहिर करना चाहती थी कि वो मेरी शादी करवाना चाहती हैं, ताकि किसी का भी इन दोनों पर शक न जाए। मेरा भाई इस वजह से मेरी फिक्र करता था, ताकि इस पर शक न जाए। सब लोग ये समझते थे कि मेरा बड़ा भाई वाकई मेरी खुशी चाहता है, लेकिन हकीकत में वो दोनों ऐसा नहीं चाहते थे। मेरे भाई की बचपन से ही मेरे पापा की सारी जायदाद पर नज़र थी। हालांकि वो मेरा सगा भाई नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे पापा ने इसमें और मुझ में कभी कोई फर्क नहीं किया था। पापा ने अपनी जायदाद हम दोनों भाइयों में बराबर बांटी थी, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा बड़ा भाई सब कुछ खुद हासिल करना चाहता था और मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहता था। लेकिन इस तरह से मुझे हटाना आसान भी नहीं था, इसलिए उसने ये तरीका अपनाया था। मेरी भाभी खुद ही मेरा रिश्ता तलाश करती थी, मेरी शादी करवा देती थी और फिर खुद ही मेरी सुहागरात को, मेरी दुल्हन को दूध में मिलाकर ऐसा जहर देती थी जिसका नामो निशान नहीं होता था और वो फौरन ही असर करता था, जिससे मेरी दुल्हन मर जाती थी और फौरन से यह कार्रवाई करके अपने घर चली जाती। इन लोगों ने मेरी दोनों बीवियों को इसलिए मारा था ताकि सारा इल्जाम मेरे पर आ जाए, मैं जेल चला जाता, और हुआ भी ऐसा ही था। मेरा भाई झूठ बोलता था कि वो पुलिस वालों के पास जाता है और मेरी रिहाई के लिए कोशिशें कर रहा है। हकीकत में वह ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि जितना हो सकता था मुझे इस केस में उलझाने की कोशिश कर रहा था। इन लोगों ने यही सोचा था कि अगर मेरा घर बस गया तो मुस्तकबिल में मेरे बच्चे होंगे और जायदाद में उनको भी बराबर का हिस्सा होगा। लेकिन मेरा बड़ा भाई ऐसा नहीं चाहता था। जो घर मेरे हिस्से में आया था, जो जायदाद मेरे हिस्से में आई थी, वो भी वो खुद लेना चाहता था। इसलिए इन दोनों ने मिलकर यह खेल मेरे साथ खेला था, जिसे मैं समझ नहीं पाया। वो लोग को उनके किए की सजा मिल गई थी, वो जेल में थे, जबकि मुझे अभी तक भरोसा नहीं हो रहा था कि मेरा भाई, जिसे मैंने हमेशा अपना सगा भाई समझा था, उसने हमारे साथ ऐसा किया था। इसका मतलब यह था कि वो जो मुझसे और मेरी माँ से झूठी मोहब्बत जताता था, वो सिर्फ एक ड्रामा था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। हकीकत मैं तो इसे मेरे बाप की दौलत से मतलब था, मुझसे या मेरे बाप से इसे कुछ लेना देना नहीं था। इसने तो कभी भी हमें अपना समझा ही नहीं था, या फिर मेरी भाभी ने आकर उन्हें बदल दिया था, उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें डाल दी थी कि वो अपने भाई के ही दुश्मन बन गए थे। मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगे थे वो हट चुके थे और अब मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहता था। मेरे भाई के 2 बच्चे थे जिन्हें मैंने अपने साथ रखा था, वो ही मेरी ज़िंदगी थे। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।